हेलो स्टूडेंट, मैं एम शहनशाह स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट ई क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं क्लास 10th की हिंदी वर्णिका का संपूर्ण बुक का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर, जो आपके आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम स्टार्ट करते हैं आज के इस बहुत ही मेमोरेबल वीडियो को। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला हम देख लेते हैं कि हिंदी वर्णिका जो आपके बुक हैं उसमें कौन कौन से चैप्टर हैं, उसके लेखक कौन है। तो सबसे पहली कहानी है दही वाली मगम्मा, और ये एक कन्नड़ कहानी है और इसके लेखक हैं श्रीनिवासन। दूसरा है ढहते विश्वास, इसके लेखक हैं सातकोड़ी होता। तीसरी कहानी है माँ और इसके लेखक हैं ईश्वर पेटलीकर। चौथा कहानी है नगर, इसके लेखक हैं सुजाता। और पांचवा कहानी है इस पुस्तक की जो अंतिम कहानी है उसका नाम है धरती कब तक घूमेगी, और इस कहानी के लेखक हैं सावर दैया। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा बुक कि जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसको कवर करने की कोशिश की गई है। तो चलिए सबसे पहले हमारा जो चैप्टर पहला है दही वाली मगम्मा, उसके ऑब्जेक्टिव को हम लोग देखेंगे। तो पहला चैप्टर है दही वाली मगम्मा। इसमें से पहला जो क्वेश्चन बन रहा है वो है दही वाली मगम्मा के कहानीकार कौन है। तो दही वाली मगम्मा के कहानीकार हैं श्रीनिवास। दही वाली मगम्मा कहानी का मुख्य या प्रमुख पात्र कौन है, तो मगम्मा। दही वाली मगम्मा की कहानी किसे संदेश देती है, तो ये कहानी बहुओं को संदेश देती है। इसका सही आंसर बहुओं का हो जाएगा। दही वाली मगम्मा कहानी की कथावाचक कहाँ से हैं, तो दही वाली मगम्मा के जो कथावाचक हैं वो बंगलुरु से हैं। मगम्मा क्या बेचती थी, तो मगम्मा दही बेचती थी। उसके बाद है हमारा मगम्मा के गांव का नाम क्या था, तो मगम्मा के गांव का नाम वेंकटपुर था। मगम्मा क्या खाती थी, तो पान और सुपारी मगम्मा खाती थी। मगम्मा ने बेटे से अलग होने को कहा आज, मतलब मगम्मा ने बेटे से अलग होने को कहा आज दोपहर से, यानी ये कहानी के बीच का लाइन है जो ऑब्जेक्टिव में लिया गया है। ठीक है, उसके बाद मगम्मा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी, तो इसका आंसर हो जाएगा मखमल। रंगप्पा कहाँ का रहने वाला था, तो वो वेंकटपुर का रहने वाला था। क्यों री राक्षसी इस छोटे बच्चे को क्यों पीट रही है, किसने कहा, ये भी कहानी के लाइन है, तो इसका आंसर होगा मगम्मा। नंजम्मा मगम्मा की कौन थी, तो मगम्मा की बहू का नाम नंजम्मा था, तो इसका आंसर होगा बहू। मगम्मा को किससे विवाद था, उसके बहू से उसको विवाद था। अब आते हैं 14वां नंबर क्वेश्चन है अमराई का कुआं कहाँ था। अमराई का कुआं कहाँ था, तो रास्ते में अमराई का कुआं था। दही वाली मगम्मा कहानी किस भाषा से अनुदित है, तो यह एक कन्नड़ भाषा से अनुदित कहानी है, तो इसका सही आंसर होगा कन्नड़। अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है, ये पंक्तियाँ किस कहानी की है। तो यहाँ आप देख रहे हैं सास और बहू, तो सास और बहू की ही कहानी है दही वाली मगम्मा की, तो इसका आंसर होगा दही वाली मगम्मा। B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है, तो दही वाली मगम्मा की कहानी का अनुवाद B.R. नारायण ने किया है। सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ, बच्चे को पीटने में। मगम्मा से कौन कर्ज मांग रहा था, रंगप्पा। मगम्मा से कौन कर्ज मांग रहा था, रंगप्पा। 20वां नंबर क्वेश्चन है श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था, तो श्रीनिवास जी का जन्म 6 जून 1891 ईस्वी को हुआ। मगम्मा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी, माँ जी के पास। लेखक ने कहा मैं मगरमच्छ की उपमा, लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दी है, तो लेखक जो है इस कहानी के जो लेखक हैं उसने मगरमच्छ की उपमा बहुओं को दी है। रंगप्पा कौन था, तो एक जुआड़ी था। रंगप्पा मंगम्मा से कहाँ मिलता था, कुआं के पास। अब चलिए इस कहानी के ऑब्जेक्टिव प्रश्न खत्म होते हैं, अब आते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न में जो लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। ठीक है, तो इस कहानी के जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे उसको मैंने इस वीडियो में
लाने की कोशिश की है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? तो इसका उत्तर हो जाएगा, मगम्मा अपनी बहू नंजम्मा के साथ पोते को लेकर विवाद था। उन दोनों के बीच नंजम्मा के बेटे पर अपने अधिकार को लेकर भी विवाद था। यानी मगम्मा और उसकी बहू के बीच में जो भी विवादें होती थी उसके पोते को लेकर होती थी। नंजम्मा अपने बेटी पर ज़्यादा अधिकार जताती थी, उसी तरह से एक दादी होने के नाते वो भी अपने पोते पर अपना अधिकार जताने की कोशिश करती थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच में, सास बहुओं के बीच में झगड़ा होते रहता था। अगला क्वेश्चन है हमारा, मगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, मगम्मा एक विधवा औरत थी जो अपने पेट पालने के लिए बंगलुरु शहर में दही बेचती थी। मगम्मा के उसका एक बेटा, एक बहू और एक पोता भी रहता था। मगम्मा के साथ यहाँ पे छूट गया है एक, तो आप लोग कर लीजिएगा इसको। मगम्मा के साथ उसका एक बेटा, एक बहू और एक पोता भी रहता था। मगम्मा की अपनी बहू से अच्छे संबंध नहीं थे। वे दोनों मगम्मा के बेटे पर अपने अधिकार के लिए लड़ते रहते थे। यानी कि इस कहानी में जो मगम्मा है वो एक विधवा औरत थी जो अपना पेट पालने के लिए दही बेचा करती थी बंगलुरु शहर में, और उसका एक पोता भी था और वो अपने बहू, बेटे और पोते के साथ रहती थी। लेकिन उनके बहू के साथ उसका कोई अच्छा संबंध नहीं था। पोते को लेकर बराबर झगड़े होते रहते थे। अब चलते हैं हम लोग आगे, तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, रंगप्पा कौन था? ठीक है, वह मगम्मा से क्या चाहता था? तो इसका आंसर हो रहा है, रंगप्पा मगम्मा के गांव का जुआरी था। वह कुछ पैसे कर्ज लेने के लिए मगम्मा के पीछे पड़ा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन भी है और आसान उसके जवाब भी हैं। नजम्मा ने अपनी सास मगम्मा को मनाने के लिए बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? तो नजम्मा ने अपनी सास मगम्मा को मनाने के लिए अपने बेटे को सास के पास भेज दिया, जिसके बाद मगम्मा मान भी गई। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस कहानी का अगला प्रश्न जो है वो आ रहा है, इस कहानी की कथावाचक कौन है, उनका परिचय दे। यानी कि दही वाली मगम्मा जो कहानी है उसकी कथावाचक कौन है, उसका परिचय देना है हमें। इस कहानी के कथावाचक वेंकटेश अयंगर है। इनका जन्म 6 जून 1991 ईस्वी को कर्नाटक के केलोर में हुआ था। वे कन्नड़ के साहित्यकारों में एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे। इनका कविता, नाटक, कथा, आलोचना आदि में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो इस तरह से पहली कहानी के जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन थे उनको मैंने इसमें कवर कर लिया है। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का नाम अगला कहानी जो है हमारा उसका नाम है ढहते विश्वास। ये एक उड़िया कहानी है। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारा क्या बोलते हैं कहानी है, इसका जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है वो ये है कि लक्ष्मी के पिता का नाम है। तो लक्ष्मी के पिता नहीं है, यहाँ पे पति है। लक्ष्मी के पति का नाम क्या है? तो लक्ष्मी के पति का जो नाम है वो लक्ष्मण है। किस नदी के बांध के नीचे घर था? तो देवी नदी, इस कहानी में जो इस नदी का जिक्र किया गया है जहाँ पे लक्ष्मी और उसके पति रहते थे, तो वो किस मतलब कि एक बांध था नदी का जहाँ पे उनका घर था। तो देवी नदी के बांध के नीचे इनका घर था। 7 कोड़ी होता कथाकार हैं उड़िया, यानी कि उड़ीसा से उड़िया भाषा बनता है। तो 7 कोड़ी होता जो है, जो इस कहानी के ढहते विश्वास कहानी के जो कथाकार हैं वो एक उड़िया कथाकार हैं। लक्ष्मी डैश कहानी की केंद्रीय पात्र है। तो ढहते विश्वास जो कहानी है उसका केंद्रीय पात्र जो है वो लक्ष्मी है। ढहते विश्वास के कहानीकार कौन है? तो 7 कोड़ी होता जो है वो ढहते विश्वास के कहानीकार हैं। ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो लक्ष्मी। ढहते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है? तो उड़ीसा के जनजीवन का चित्रण इस कहानी में की गई है। ढहते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है? तो इस कहानी में महानदी की चर्चा की गई है। ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? तो यह उड़िया भाषा से अनुदित कहानी है। लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो अच्युत। ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा यह कहानी अनुदित है। लक्ष्मी के कितने लड़के थे? तो इसका आंसर होगा 2। 7 कोड़ी होता का जन्म कब हुआ? इसका आंसर होगा 1929 ईस्वी। लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? जो लक्ष्मी के जो पति था लक्ष्मण, वो कहाँ नौकरी करता था? तो वो कोलकाता में नौकरी करता था। अब चलिए आगे देखते हैं कि इससे और भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं।
और चलिए 15वां क्वेश्चन भी है, लक्ष्मण की पत्नी का नाम क्या था? तो लक्ष्मी था। लक्ष्मी के जो पति थे उनका नाम लक्ष्मण था और लक्ष्मण की जो पत्नी थी उसका नाम लक्ष्मी था। ये बहुत ही आसान है, लक्ष्मण और लक्ष्मी आप दोनों ऐसे ही याद कर सकते हैं। पड़ोस के पढ़ाकू लड़के का नाम क्या था? तो पड़ोस का जो पढ़ाकू लड़का था उसका नाम गुणनिधि था। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो ये महानदी पर है। किस शहर को बचाने हेतु महाराज ययाति केसरी ने पत्थर के बांध बनवाए थे? तो भुवनेश्वर शहर को बचाने के लिए महाराज ययाति केसरी ने पत्थर से बांध बनाए थे। अब आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मी के ससुर मर गए थे बांध में काम करते करते, लेकिन यहाँ पे मौ छूट गया है तो आप लोग इसको याद रखिएगा। बांध में काम करते करते लक्ष्मी के ससुर की मृत्यु हो गई थी। 20वां नंबर क्वेश्चन है, गुणनिधि ने किस दल का गठन किया? तो गुणनिधि जो पढ़ाकू लड़का था उसने स्वयं सेवक दल का गठन किया। बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा था, ऐसा गुणनिधि से किसने कहा? तो सरपंच ने कहा कि बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है और तुम गांव के सभी लोगों को बता दो। लक्ष्मी की कितनी लड़कियां थी? तो लक्ष्मी की 3 लड़कियां थी। विपत्ति अकेले ना आकर संगियों के साथ आती है, ये पंक्ति किस पद से है या किस पद से है? ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका ढहते विश्वास से, यानी कि विपत्तियां अकेले ना आकर संगियों के साथ आती है, संगियों साथियों के साथ आती है। ये जो पंक्तियां हैं किस कहानी से ली गई? तो ढहते विश्वास। अगला क्वेश्चन बन रहा है, सात कोड़ी होता कथाकार हैं? तो सात कोड़ी होता जो है वो कथाकार हैं हमारे उड़िया के। अब आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर के जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जिनको हमने कवर किया है उसे देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बन रहा है, लक्ष्मी कौन थी? उसके परिवार का चरित्र चित्रण करें। लक्ष्मी ढहते विश्वास कहानी की एक मुख्य पात्र थी। वह एक बहुत ही साहसी महिला थी। वह अपने 4 बच्चों के साथ अकेले जीवन यापन करती थी क्योंकि उसका पति लक्ष्मण कोलकाता में काम करता था। लक्ष्मी की पारिवारिक स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी क्योंकि इसके पति लक्ष्मण के कमाए पैसे से घर का पूरा खर्चा नहीं चल पाता था, जिसके कारण लक्ष्मी को तहसीलदार के घर पर छोटे मोटे काम करने पड़ते थे। तो ये थी ढहते विश्वास कहानी की लक्ष्मी का चरित्र। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिहार का जनजीवन भी बाढ़ और सूखा से प्रभावित होता रहता है, इस संबंध में आप क्या सोचते हैं? तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। ढहते विश्वास कहानी में उड़ीसा के जनजीवन के बारे में चर्चा की गई है, परंतु हमारे बिहार का भी स्थिति लगभग ऐसा ही है क्योंकि कोई वर्ष ऐसा वर्ष नहीं है जिसमें बिहार में सुखाड़ और बाढ़ का समस्या ना हो। सुखाड़ से तो ज़्यादा क्षति नहीं होती है, परंतु बाढ़ से बिहार के लगभग आधा हिस्सा तबाह हो जाता है। लगभग 2 से 3 महीने यहाँ के लोगों को बाढ़ से निपटने में लग जाता है, जिसका असर सीधे हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। बाढ़ और सुखाड़ से सबसे अधिक हानि कृषि को होती है। बिहार में अधिकांश लोग कृषि पर ही निर्भर रहते हैं और इसलिए बाढ़ और सुखाड़ हमारे राज्य के लिए अभिशाप है। आगे बढ़ते हैं और हम तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करें। तो लक्ष्मी ढहते विश्वास कहानी की एक मुख्य पात्र है। वह एक बहुत ही साहसी औरत थी। वह अपने 4 बच्चों के साथ अकेले जीवन यापन करती थी क्योंकि उसका पति लक्ष्मण कोलकाता में काम करता था। जब उसके गाँव में बाढ़ आती है तो वह पूरी कोशिश और खुद को और बच्चों को वहां से बाहर निकालती है। तो ये थी लक्ष्मी का व्यक्तित्व। अब आगे बढ़ते हैं ढहते विश्वास कहानी से। अगला प्रश्न है हमारा, कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें। तो इसका उत्तर होगा, इस कहानी का शीर्षक ढहते विश्वास बिल्कुल सटीक है क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ के लोगों को तूफान, सुखाड़, भारी बरसात और भयावह बाढ़ का सामना करना पड़ता है, जिससे कि लोगों का जो विश्वास भगवान के प्रति था वह भी टूट जाता है, इसलिए इसका ढहते विश्वास शीर्षक उचित है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कहानी में आई बाढ़ के दृश्यों का चित्रण अपने शब्दों में प्रस्तुत करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा, ढहते विश्वास कहानी में आई बाढ़ का दृश्य काफ़ी भयावह था। जब लक्ष्मी के गांव में बाढ़ आता है तो उस गांव के सभी फसलें एवं घर डूब जाते हैं। लोगों के रहने के लिए कोई आश्रय नहीं बचता है। गांव में एक ही स्कूल था जिसमें लोग अक्सर जाकर रहते थे, परंतु इस बार की बाढ़ में स्कूल के छत पर भी पानी आ चुका था। किसी तरह कुछ लोग जान बचाकर गांव की ऊंची टीले पर पहुंचे थे। ना जाने गांव के कितने लोगों ने इस बाढ़ में अपने परिवार को खो दिया था। अगला क्वेश्चन बन रहा है, कहानी के आधार पर प्रमाणित करें कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सूखा से कैसे
सूखा से काफ़ी प्रभावित रहा है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ढहते विश्वास कहानी में तूफान, चक्रवात, सुखाड़, तेज बरसात और बाढ़ जैसी समस्याओं की चर्चा की गई है। इसमें दर्शाया गया है कि जब लक्ष्मी के गांव में सूखा और बाढ़ होता है तो वहां के लोगों को कितनी कठिनाइयां होती है। यह कहानी मुख्य रूप से बाढ़ की विभीषिका को दर्शाती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस वीडियो में वर्णिका जो क्लास 10th की हिंदी पुस्तक है उसमें से 2 कहानियों के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोगों ने कवर कर लिया है। आप हमारे साथ बने रहिए, अगले वीडियो में इस पुस्तक के बाकी के 3 कहानियों को कवर किया जाएगा। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर आप आने वाले समय यानी कि अगले बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमारा चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होने वाला है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको समय समय पर हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।